बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम फर्स्ट चैप्टर का इख्तिताम तो हो चुका है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में दो हिस्से होते हैं फ़िज़िक्स में, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और एक न्यूमेरिकल्स का। तो पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम उनको देखेंगे। इस एक्सरसाइज में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम आपको गाइड कर देंगे कि नोट्स इसके फ़ोटोस्टेट मशीन पे अवेलेबल हैं, वहाँ से ले लें। तो बाकी जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में से बहुत कम जो है वो आपका बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ज़्यादा समझाने से। ज़्यादातर थ्योरी वो है जो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मसलन पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिनन अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। इस कायनात में कुछ बार बार होने वाले, रेपिटेटिव बार बार रिपीट होने वाले ऐसे कुछ अवामल का जिक्र कीजिए जिनको देख के आपको टाइम के गुज़रने का एहसास होता है या जिनको आप रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब टाइम स्टैंडर्ड दो होते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट टाइम स्टैंडर्ड और एक होता है एब्सोल्यूट टाइम स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट टाइम स्टैंडर्ड जो है वो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होती, वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड में ये होता है कि ये वैल्यूज़ जो है अप्रॉक्सीमेट होती हैं, चेंज होती रहती हैं और इनमें किसी हद तक जो है वो आप जो है वो एरर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे बात उसने की है रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे किनको देखा जा सकता है, यानी कि जिनको देख के हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि वक्त वाक़या ही गुज़र रहा है। ऐसे कुछ इस कायनात में होने वाले, बार बार होने वाले अवामल का ज़िक्र कीजिएगा। हम कहते हैं कि बहुत सारे अवामल हैं जिनको देख के टाइम के गुज़रने का एहसास होता है। फर्स्ट जो है वो हमारा सनराइज़ है। सूरज जब तुलू होता है सुबह तो हमें एहसास होता है कि रात गुजर चुकी है और एक नया दिन जो है वो तुलू हो रहा है। इसी तरह सनसेट, सूरज का गुरूब होना, इससे भी एहसास होता है वक्त का कि एक दिन गुजर चुका है और अब रात जो है वो शुरू होने वाली है। इसी तरह दिन के वक्त जब सूरज के साथ ज़मीन अपना एंगल जो है वो चेंज करती है तो होता ये है कि ज़मीन पे रहने वाले जितने भी इंसान हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ज़मीन के, उनका साया जो है वो कम या ज़्यादा होता है इस एंगल के चेंज होने की वजह से। तो शैडो का कम होना या ज़्यादा होना दिन के मुख्तलिफ जो है वो औकात में ये भी टाइम के गुज़रने को ज़ाहिर करता है। तो हम ये कहते हैं कि चेंज इन द साइज़ ऑफ शैडो, शैडो का जो चेंज होना है साइज़ उसका, ये भी वक्त के गुज़रने को ज़ाहिर करता है। और रात को मून जो है उसकी रोटेशन जो है अराउंड द अर्थ, यानी कि जब मून जो है वो छोटा है फिर साइज़ में बड़ा होता जाता है, 14वीं को फुल हो जाता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। वो जो रोटेशन है मून की अराउंड द अर्थ, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी वक्त के गुजरने को जाहिर करती। तो सनराइज, सनसेट, चेंज इन साइज ऑफ शेडो और रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसी तरह चेंज ऑफ सीजन्स, चेंज ऑफ सीजन्स, आपके जो मौसम जो तब्दील होते हैं इनसे भी वक्त के गुज़रने का एहसास होता है। तो ये कुछ फिनोमिनन हैं जिनको देख के हमें वक्त के गुज़रने का एहसास होता है, तो इनको किसी हद तक रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड लिया जा सकता है। इसके अलावा एक तो ये क्लॉक आपने देखा होगा, ये क्लॉक जो जिसमें आप सेल डालते हैं और नीडल उसकी मूव करती हैं, जिसको हम आम तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा मैकेनिकल क्लॉक है। लेकिन कुछ क्लॉक ऐसे भी हैं जो आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने फ़िक्स किए हुए हैं, वो क्लॉक भी वक्त के गुज़रने को ज़ाहिर करते हैं। दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक। इनको क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है वो बोलते हैं। वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं अल्लाह ताला ने, इनको भी किसी हद तक जो है वो रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड जो हैं
दीज आर दी बायोलॉजिकल क्लॉक्स। बायोलॉजिकल क्लॉक्स जितने भी हैं ये भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे लिए जा सकते हैं। ये कौन कौन से? आपका सांस लेना, ब्रीदिंग, ये जो है ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। जब आप सांस लेते हैं तो इससे भी वक्त के गुजरने का एहसास होता है। आपकी जो हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है, इससे भी वक्त के गुजरने का एहसास होता है। और इसके अलावा जो आपका पल्स रेट है, नब्ज़ का चलना जो है, इससे भी वक्त के गुजरने का एहसास होता है। तो उसने पूछा था कि कुछ रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड बताइएगा जिनको देख के हम वक्त, कुछ रेपिटेटिव फिनोमिनन बताइए जिनको हम रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। तो हमने बताया कि सन राइज होना, सन का सेट होना, ये वक्त के गुजरने को शो करता है। इस तरह शेडो का चेंज होना डेली जो है वो मुख्तलिफ औकात में, ये भी वक्त के गुजरने को शो करता है। रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी वक्त के गुजरने को शो करता है। और इसके अलावा सीजन्स का चेंज होना, ये भी वक्त के गुजरने को शो करता है। इनको भी रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड लिया जा सकता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने क्लॉक एडजस्ट किए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक, जिनमें आपका ब्रीदिंग रेट है, सांस लेना है, हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, और पल्स रेट है, आपके नब्ज़ है, ये भी सारे रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड लिए जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, उसको हम टाइम स्टैंडर्ड, एब्सोल्यूट टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं ले सकते? क्या उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ी दफ़ा जो बोर्ड में आया हुआ है। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो कितना होता है, उसको किस फार्मूले से हम शो करते हैं। टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है उसका फार्मूला होता है कि T इज इक्वल टू 2 L/G अंडर रूट। कि टाइम पीरियड पेंडुलम का जो है वो होता है 2 L/G अंडर रूट। डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द बॉब पे और दूसरा ग्रेविटी पे। अब हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं कि जी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब अगर ये पेंडुलम है तो ये लेंथ ऑफ बॉब है ये वाला, और यहाँ से हमने इसको अगर छोड़ा है और इस तरह ये मूव करता है तो ये इसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसकी मोशन में जो है वो ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, और ग्रेविटी आपको पता है कि हर जगह पे सेम नहीं है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ जो है वो ग्रेविटी कम होती है और डेप्थ के साथ ये इंक्रीज होती है। तो जब जी की वैल्यू सेम नहीं है, ये जी की वैल्यू जो है वो हर जगह पे अगर सेम नहीं है, मसलन यहाँ पे जी की वैल्यू मैदानी इलाकों में और है, लेकिन अगर इसको जो है वो किसी आप पहाड़ी मैदान में पहाड़ी इलाकों में ले जाएं, मसलन यहाँ इसको मरी में ले जाते हैं, जब मरी इसको ले जाएंगे तो जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जब जी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो टी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको जो है वो आप साहिल समंदर पे ले जाएं, कराची की तरफ ले जाएं, तो जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये टाइम जो है पेंडुलम का किसके साथ इफ़ेक्ट हो रहा है, ये जी की वैल्यू के साथ इफ़ेक्ट हो रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है, हर जगह पे सेम नहीं है। जबकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था स्टैंडर्ड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी, कि एक तो वो असेसेबल होना चाहिए और दूसरा इनवेरिएंट होना चाहिए, हर जगह पे सेम रहे, उसमें तब्दीली कोई वाक़या ना हो। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी जब कम ज़्यादा होगी तो टाइम जो है वो भी कम ज़्यादा होगा, हर जगह पे सेम नहीं होगा। एक ड्रॉबैक तो ये हो गया कि चूँकि ग्रेविटी हर जगह पे सेम नहीं है, टाइम हर जगह पे सेम नहीं रहेगा, इसलिए जो है वो पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है उसको हम टाइम स्टैंडर्ड जो है वो नहीं ले सकते। दूसरी इसका ड्रॉबैक ये है लेंथ ऑफ द बॉब। बाज़ ये होता है कि सीवियर मौसम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो लेंथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, लेंथ जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है और बहुत कम टेम्परेचर के साथ रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये भी चांसेस होते हैं कि चेंजिंग वेदर के साथ या वेदर कंडीशंस के साथ या टेम्परेचर कंडीशंस के साथ लेंथ इसकी इफ़ेक्ट हो सकती है। जब लेंथ इसकी इफ़ेक्ट हो सकती है तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है
वो भी इफ़ेक्ट होगा, वो भी सेम नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको टाइम स्टैंडर्ड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टाइम स्टैंडर्ड के लिए बुनियादी शर्त ये है कि ये इनवेरिएंट होना चाहिए, हर जगह पे सेम होना चाहिए। अगर ये लेंथ और ग्रेविटी के साथ चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो फिर इसको टाइम जो स्टैंडर्ड है वो नहीं लिया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है, Why do we find it useful to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and mole? हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम और मोल। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसके हम 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? एक है किलोग्राम और दूसरा है मोल। ऐसा हम क्यों करते हैं? या ये क्वेश्चन है कि किलोग्राम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और मोल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक बात तो क्लियर है कि दोनों ही यूनिट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका ये है कि बाज़ औक़ात आपका कंसर्न होता है चीज़ें गिन के लेने में, और बाज़ औक़ात आपका कंसर्न होता है चीज़ें तोल के लेने में। मसलन आप बेकरी पे जाते हैं और कहते हैं जी 10 गुलाब जामुन दे दो, वो 10 गुलाब जामुन आपको दे देता है। अब बाद में उसका वेट करेगा कि कितना है ये। अब आपका कंसर्न क्या था? आपको 10 चाहिए थे, वज़न जितना मर्जी हो। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप बेकरी पे जाते हैं और जाके कहते हैं जी आधा किलो गुलाब जामुन दे दो। अब जितने मर्जी हैं गुलाब जामुन, आपको आधा किलो से गर्ज है, आपको नंबर से कंसर्न नहीं है। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात जब आपका कंसर्न जो है वो नंबर ऑफ एटम से होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है, तो उस वक्त आप यूनिट जो है वो मोल इस्तेमाल करते हैं। और जब आपका यूनिट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ होता है कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर से होता है कंसर्न, तो फिर आप जो है वो यूनिट किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हमारा कंसर्न जो है वो हमारा कंसर्न ये होगा कि हम जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनसे जो है वो रिलेटेड होंगे, उनके साथ कंसर्न होगा, तो फिर हम यूनिट जो है वो मोल इस्तेमाल करेंगे। अगर नंबर से हमारा कंसर्न नहीं है, हम क्वांटिटी से हमारा कंसर्न है, तो फिर हम यूनिट जो है वो किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ नीडल विद द स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज इन मिलीमीटर। यानी कि लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट जो है वो कितना है? 1 मिलीमीटर है। ये लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है 1 × 10⁻³ यानी कि 1/1000.001 मीटर। ये उसका लीस्ट काउंट है। उससे जो है वो 3 स्टूडेंट्स ने जो है वो रीडिंग ली है, और रीडिंग पहले स्टूडेंट की आई है 0.2145 मीटर, दूसरे की रीडिंग आई है 0.21, तीसरे की रीडिंग आई है 0.214। इनमें से कौन सा ठीक है? लिस्ट काउंट में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं? 3 हैं, 1 2 3। तो किस में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट हैं? इसमें है। तो दिस इज करेक्ट। ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? एन ओल्ड सेइंग इज दैट, 5वां क्वेश्चन है, एक पुरानी कहावत है, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उस जगह से मजबूत हो जहां से वो कमज़ोर होती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उस जगह से मजबूत है जिस जगह से वो कमज़ोर है। ये एक चेन है, मैं चेन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक चेन है, ये इस चेन को अगर यहाँ से तोड़ा जाए तो 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए। यहाँ से तोड़ा जाए 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए, यहाँ से तोड़ा जाए 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए। यहाँ से ये चेन थोड़ी सी वीक है, ये यहाँ से, और यहाँ से तोड़ने के लिए सिर्फ इसको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो अब जो ताकत है इस चेन की वो कितनी है? 50 न्यूटन है या 10 न्यूटन? तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि इसको तोड़ने के लिए 50 न्यूटन नहीं 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, क्योंकि ताकत जो है इस चेन की वही है जितनी उस जगह चाहिए जहां से वो कमज़ोर है। तो यही उसने कहा है कि अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग, कोई चेन उतनी ही मजबूत होती है
एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितनी उस जगह से मजबूत होती है जहां से वो कमजोर होती है। अच्छा, वो पूछ रहा है कि व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। इससे मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट आपने इस चैप्टर में पढ़ी हुई है कंप्यूटेशन से मुतल्लिक, कैलकुलेशन से मुतल्लिक? हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल पढ़ी हुई है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर में एक रूल पढ़ा था। वो रूल क्या था कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में उतनी ही होती हैं जितनी सबसे छोटी रकम के अंदर होती है। तो ये मिलती जुलती स्टेटमेंट है जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ी थी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in the final result will be the same as that of number of significant figures in the least term of calculation। तो 5 बेटे ये क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू वेरी मच।